गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12th का जो फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर यानी दो ध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ने वाले हैं। तो इसको समझते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है। शीत युद्ध के प्रतीक को दर्शाती वर्ष 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता के द्वारा गिरा दिया गया। तो ये डेट आपको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट याद रखनी है। 9 नवंबर 1989 यानी 1989 को ये दीवार गिरा दी जाती है। बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन 15 गणराज्यों के रूप में हो गया। तो इसका विघटन कब हुआ सोवियत संघ का? तो 25 दिसंबर 1991 में, और इसमें 15 गणराज्यों से मिलाकर इसको बना था। और इसमें जो उत्तराधिकारी होता है वो रशिया होता है। अब हम जानते हैं सोवियत संघ का जन्म या सोवियत व्यवस्था प्रणाली, जो सोवियत सिस्टम है वो कैसा था। वो वर्ष 1917 में 17 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में आया, यानी यूएसएसआर अस्तित्व में आता 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात। और सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत योजना होती है और राज्य का नियंत्रण होता है। जो भी संपदा होती है उस पर राज्य का नियंत्रण होता है। और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली के नाम से पहचानी गई। इधर साम्यवादी दल है, समाजवाद चलता है। इधर सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या फीचर्स है सोवियत यूनियन की, तो इसमें देखते हैं हम। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। इधर पूंजीवाद का विरोध किया जाता है। हमने फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध में भी पढ़ रखा है कि इसमें दो अमेरिका होता है और एक जगह यूएसएसआर का जो शीत युद्ध का दौर चल रहा होता है। इसमें पूंजीवादी का समर्थक कौन होता है? अमेरिका होता है। और साम्यवादी का समर्थक होता है यूएसएसआर। तो पूंजीवादी का व्यवस्था का विरोध करता है यूएसएसआर जो है, और ये समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित है, समाजवाद की बातें करता है। और सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, पूरी प्लान्ड इकोनॉमी थी इनकी, उसको पूरा प्लानिंग के जरिए बनाया गया था। और तीसरा पॉइंट है इसमें साम्यवादी पार्टी का दबदबा था। इधर साम्यवादी पार्टी का दबदबा था। इसके नेता होते हैं लेनिन, व्लादिमीर लेनिन जिनका नाम है। और न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध थी। जो बेसिक नीड्स होती है वो उधर उपलब्ध थी, जैसे हॉस्पिटल की चिकित्सा सुविधा हो गई, शिक्षा की सुविधा हो गई, कल्याणकारी राज्य की स्थापना थी इधर। और बेरोजगारी का अभाव था, यानी बेरोजगारी नहीं थी इधर। और उन्नत संचार प्रणाली जो है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो भी बहुत अच्छा खासा था। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व, यानी जो जमीन वमीन होती है, भूमि होती है, भूभाग होता है, उस पर स्वामित्व किसका होता है? राज्य का। राज्य का मतलब होता है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में जब भी राज्य का अर्थ होता है सरकार, तो सरकार से इसको डिनोट किया जाता है राज्य। अब हम पढ़ते हैं दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया किसको कहते हैं? पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन समाजवादी देशों को ही दूसरी दुनिया की संज्ञा दी गई है। अर्थात जो पूर्वी यूरोप के देश थे, जो यूएसएसआर के देश थे, उनको ही दूसरी दुनिया कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं जो मिखाइल गोर्बाचेव और सुधार। मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के जो एक नेता है, बड़े लीडर्स हैं। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया। मिखाइल गोर्बाचेव ने पुनर्रचना यानी पेरेस्ट्राइको और खुलेपन यानी ग्लासनोस्ट के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्रचना और खुलापन, और जो रशियन लैंग्वेज है उसमें इसको बोला जाता है पेरेस्ट्राइको और ग्लासनोस्ट। तो ये दो नाम के सुधार किए मिखाइल गोर्बाचेव ने, ये भी आपको याद रखना है। और 1985 1980 के दशक के मध्य में ये वो यहाँ के महासचिव बनते हैं रशिया के, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा 25 दिसंबर 1991 में बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, इन्होंने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। तो ये याद रखना है, जब इधर तख्ता पलट होता है तो रूस के पहले राष्ट्रपति बनते हैं इधर बोरिस येल्सिन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल यानी सीआईएस, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसमें है
सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो एक नए 15 देशों का उदय होता है, नए देशों का उदय होता है। इन सभी देशों ने एक अंतर सरकारी संगठन का निर्माण किया, जिसकी सदस्यता स्वैच्छिक यानी स्वयं इच्छा से ली गई है। इसे ही स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल यानी CIS कहा गया। यह एक ऐसा संघ है जो अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार यानी ट्रेड, श्रम यानी लेबर, वस्तुएं यानी जो भी चीज़ें होती है उनकी आवाजाही बनाए रखता है। तो ये भी आपको याद रखना। अब एक ध्रुवीय विश्व, इसका अर्थ यही है, जब सोवियत संघ था तो दो ही ध्रुवीय विश्व था। अब सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो विश्व में एक ही महाशक्ति का वर्चस्व रहा, जिसे हम USA के नाम से जानते हैं। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका ही बचा रहा, और सभी शक्तियों का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन अमेरिका के इर्द गिर्द होने लगा। तो इसी तरह से विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया, और एक ध्रुवीय विश्व के बनने के बाद कई सारे परिणाम देखने को मिले, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संबंधों में बदलाव होने लगा, पूंजीवादी व्यवस्था जो है, कैपिटलिज्म सिस्टम जो है उसका प्रचार प्रसार होने लगा, वो काफ़ी उसको जाना जाने लगा विश्व में। साम्यवादी व्यवस्था का कमज़ोर होना, जो रूस में चलता था साम्यवाद, वो कमज़ोर पड़ गया क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया। और उदारवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजबूत होना, उदारवाद लिबरलाइजेशन हो गया, और कैपिटलाइजेशन हो गया, ये चलने लगा। तो इसका प्रचार बहुत तेज़ी से होने लगा। और अब पढ़ते हैं हम सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जाता है। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा, और इस बार इसमें 90% चांस है इस क्वेश्चन के आने के फाइनल बोर्ड एग्जाम में 2024। तो इसमें हम पॉइंट्स को पढ़ते हैं। नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा ना हो पाना, जो वहाँ की नागरिक होते हैं उनकी जो आकांक्षा यानी इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है, उनको पूरा नहीं किया जा रहा था। और सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, जो नौकरशाही होता है, ब्यूरोक्रेस्ट होता है, जो इनका इनका शिकंजा हो गया पूरी सोवियत प्रणाली पर। तो सारे इनका लीडर्स का कब्जा हो गया। और साम्यवादी पार्टी का राजनीति पर अंकुश, जो राजनीति है उस पर किसका अंकुश आ गया? साम्यवादी पार्टी का। और जो संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है वो इन्होंने कर दिया परमाणु हथियारों पर, जबकि देश में क्या चल रहा है उस पर करना चाहिए। तो इन्होंने जो रिसोर्सेज थे अधिकतम उपयोग वो किस में किए? न्यूक्लियर पावर बनाने में। और पांचवा पॉइंट है इसमें, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के तो देशों की तुलना में पीछे होना। अब रशिया में क्या बताया जा रहा था कि जो रूस है, वो सॉरी USSR है यानी सोवियत संघ, वो बहुत अमेरिका से भी आगे जा रहा है, ऐसे ऐसे विकास के सपने दिखाए जा रहे थे। परंतु हकीकत में ऐसा नहीं था। वो पश्चिम के देशों के मुकाबले यानी जो अमेरिका है, USA है, उसके मुकाबले तुलना में पीछे जा रहा था। इसकी अर्थव्यवस्था डाउन होती जा रही थी। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, रूस का वर्चस्वशाली होना। अब रशिया को ज़्यादा पावर मिली हुई है, इधर USSR के अंदर रसिया उत्तराधिकारी था। तो बाकी जो 14 राज्य थे, इसमें 14 गणराज्य थे, वो अपने आप को दमित और उपेक्षित मानने लगते हैं कि रशिया को ज़्यादा पावर मिली हुई है, हमारा तो कोई इसमें वर्चस्व ही नहीं है। तो इसके कारण ये एक विघटन का पॉइंट है इसमें। इसका विघटन क्यों हुआ? रूस का वर्चस्वशाली होना, रूस का प्रभुत्व हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना। अब जो गोर्बाचेव ने, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि इन्होंने दो नीतियां बनाई थी, वो खुलेपन की पेरोस्त्राइको और ग्लासनोस्ट नाम से। तो उसका वो जो सुधार हुए उनका भी विरोध होने लगा वहाँ पर। अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना, अर्थव्यवस्था जो थी इनकी बहुत गतिरोध हो गई, एकदम रुक सी गई, एकदम डाउन हो गई। और उपभोक्ता जो वस्तुएं होती है उनकी कमी होने लगी। और राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार, जो संप्रभुता होती है वो भी खत्म होने लगी, राष्ट्रवादी भावनाएं होती है, वहाँ के लोगों की इच्छाएं होती है, वो भी खत्म होने लगी। तो इस कारण इसका विघटन होता है। और सोवियत प्रणाली, जो सोवियत सिस्टम होता है वो सत्तावादी हो जाता है। सत्तावादी का अर्थ ये होता है अपने हित के लिए सोचने लगता है, वो जनता के हित के लिए कुछ भलाई भलाई नहीं करता। तो ये भी एक विघटन का पॉइंट है। और साम्यवादी पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। अब जो पार्टी थी इधर, कम्युनिस्ट पार्टी का इधर 70 सालों तक वर्चस्व रहता है, ये भी याद रखना आपको। 1 मार्क्स के फॉर्मेट में पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों तक शासन किया। तो 17 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया। अब हम पढ़ते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब जब इसका विघटन हो गया,
विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 1991 में, तो ये भी आपको याद रखना। और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए, इसके रिजल्ट्स क्या निकले? अब जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो शीत युद्ध का संघर्ष क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हुआ? अब सोवियत जो शीत युद्ध है वो कोल्ड वॉर वो चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के मध्य। तो अब यूएसएसआर का विघटन हो गया, अब बचा कौन? अकेला यूएसए बचा। तो इस कारण शीत युद्ध का क्या हो गया? समाप्त हो गया संघर्ष। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय। अब एक ध्रुवीय विश्व हो गया, विश्व में खाली एक ही ध्रुव है अमेरिका, और इसका वर्चस्व और उदय होने लगा। अब तीसरा पॉइंट है हथियारों की होड़ की समाप्ति। जो हथियारों की होड़ लगी हुई थी इनके बीच, उनकी समाप्ति हो गई। चौथा पॉइंट सोवियत गुट का अंत और 15 नए देशों का उदय। अब जब सोवियत संघ टूट गया तो उसके बाद 15 नए देशों का उदय हुआ। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। जो रशिया है वो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बन जाता है, जैसा कि हमने पहले बात करी। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन। जो रिलेशन होते हैं, पावर के रिलेशन होते हैं, उनमें परिवर्तन, चेंजेस आने लगे काफ़ी ज़्यादा। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया। जो रशिया की यूएसएसआर की जो विचारधारा थी समाजवादी, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। और पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व, यानी पूरे विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था चलने लग गई। नेक्स्ट हमारा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, शॉक थेरेपी। बहुत बार पूछा जाता है शॉक थेरेपी, तो हम जानने का प्रयास करते हैं शॉक थेरेपी आसान लैंग्वेज में। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात मतलब नुकसान पहुंचाना एक तरीके से, उपचार मतलब हो गया इलाज करना। तो साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। अब इसको हम जानते कैसे? अब जब सोवियत संघ में कौन सी पार्टी ने राज किया? समाजवादी व्यवस्था थी उधर, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। तो उसको छोड़कर इनको किसे अपनाना था? शॉक थेरेपी को। अब इसमें क्या होता है, पूंजीवादी की ओर इनको चलना था, पूंजीवाद का संक्रमण हो गया यूएसएसआर के देशों में, तो इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया। यही थी शॉक थेरेपी। और ये रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर एक संक्रमण का खास मॉडल था, और इसे ही शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। और ये जो मॉडल है आईएमएफ और डब्ल्यूबी यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित था। अब हम पढ़ते हैं शॉक थेरेपी की विशेषताएं। क्या क्या था शॉक थेरेपी में, विशेषताएं क्या है इसकी, फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। जो जमीन होती है, जो भूभाग होता है, जो सत्ता है हमारी, उस पर किसका अधिकार था? निजी स्वामित्व था, एकदम प्राइवेट कर रखा था उसको। राज्य की संपदा का निजीकरण। जो सरकार की प्रॉपर्टी होती है उसका निजीकरण हो गया इसमें। शॉक थेरेपी की ये विशेषता है। अब सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फॉर्म। सामूहिक फॉर्म यानी जो सरकार का फॉर्म होता है, अब उसकी जगह क्या हो गया? निजी, यानी कुछ लोगों के हाथों में आ गया। और मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, फ्री ट्रेड जो होता है उसको, व्यवस्था को अपना लिया गया। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, मुद्रा जो आपस में परिवर्तन की जाने लगी, बदली जाने लगी। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, पश्चिमी देशों में आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। अब उस समय क्या था, इन्होंने समाजवाद पहले था इनके यूएसएसआर में, तो जब इसका विघटन हो जाता है उसके पश्चात इनको ये शॉक थेरेपी का मार्ग अपनाना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, पूंजीवाद के अलावा कोई और वैकल्प ही नहीं था, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, शॉक थेरेपी के परिणाम, रिजल्ट्स क्या निकले शॉक थेरेपी के। तो इसमें रिजल्ट इसका आता है, जो रूस का औद्योगिक ढांचा होता है वो चरमरा गया, एकदम औद्योगिक ढांचा, इकोनॉमी एकदम डाउन हो गई इनकी, बहुत व्यवस्था खराब हो गई। आर्थिक परिणाम अनुकूल नहीं रहे, मतलब जो आर्थिक परिणाम होने थे इकोनॉमिक से रिलेटेड वो अच्छे नहीं रहे, बुरे परिणाम हुए इसके। शॉक थेरेपी की परिणाम है। और रूसी मुद्रा रूबल में भारी गिरावट। जो रूस की मुद्रा है रूबल, उसमें भारी गिरावट, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रूबल ख़त्म हो गई एक तरीके से, बहुत गिरावट आ गई, उसका मूल्य जो है बहुत गिर गया। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था का अंत। जो समाज है हमारा उसमें कल्याण की पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया। विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल इसको कहा गया। जो 90% उद्योग है उनको निजी हाथों में बेच दिया, वो भी औने पौने दाम। औने पौने दामों का मतलब यही है, बहुत कम दामों पर ये बेचा गया,
तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट्स है इसका। आर्थिक विषमता में वृद्धि। अब जानने का प्रयास करते हैं आर्थिक विषमता क्या होती है। विषमता यानी आर्थिक विषमता होती है जब अमीर होता है जो वो और ज़्यादा अमीर हो जाता है और जो गरीब होता है वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है, तो इसे ही हम आर्थिक विषमता के नाम से जानते हैं। तो इसकी वृद्धि हो जाती है। खाद्यान्नों का संकट, जो भी खाद्य इनका खाद्यान्न हो गया उसमें संकट आ गया भारी। माफिया वर्ग का उदय, एक नया वर्ग यानी माफिया वर्ग का उदय हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे शॉक थेरेपी के परिणाम थे। लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण न होने के कारण कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां, जिससे सत्तावादी राष्ट्रवादी राष्ट्रपति शासन का उदय हुआ। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संघर्ष, स्ट्रगल और तनाव के क्षेत्र। कहाँ कहाँ संघर्ष चला। अब पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र बने रहे। अब जब सोवियत संघ में बहुत सारे गणराज्य ऐसे थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा था। इन देशों में भारी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी, बाहर से दूसरे देशों ने अटैक करना शुरू किया। रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स के फॉर्मेट में आ सकता है। क्वेश्चन आएगा कि रूस के ऐसे कौन से दो गणराज्य जहाँ पर हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। अलगाववादी आंदोलन होता है जो अलग देश की मांग करते हैं, उसको बोलते हैं अलगाववादी आंदोलन, अलग रहना। तो ये कहाँ पर चले, चेचन्या और दागिस्तान नामक गणराज्यों में चले, ये भी आपको याद रखना है। और पूर्वी यूरोप में जो चेकोस्लोवाकिया जो है वो दो भागों में टूट जाता है। एक होता है चेक और दूसरा होता है स्लोवाकिया में बट गया। तो ये भी आपको याद रखना है, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन गणराज्य में एक देश है यूगोस्लाविया। यहाँ पर क्या होता है, गृह युद्ध के कारण ये कई प्रांतों में बढ़ जाता है, जैसे वोस्त्रिया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। यह अलग अलग राज्य बन जाते हैं, अलग अलग देश बन जाते हैं। तो ये यूगोस्लाविया भी कई प्रांतों में टूटा। क्वेश्चन आएगा गृह युद्ध के कारण कौन सा ऐसा देश है जो कई प्रांतों में बढ़ गया या टूट गया, तो यूगोस्लाविया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल्टिक क्षेत्र। बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने, लिथुआनिया देश का नाम है जो कि यूएसएसआर का सदस्य मेंबर रहा है ये। लिथुआनिया ने मार्च 1990 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। कब किया, मार्च 1990 में। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया वर्ष 1991 में यूएनओ के सदस्य बन जाते हैं और वर्ष 2004 में नाटो में शामिल हो जाते हैं। नाटो आप सभी जानते होंगे। अब पढ़ते हैं हम मध्य एशिया। मध्य एशिया के देश तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक अर्थात 2001 तक गृह युद्ध चलता रहा। ये भी आपको याद रखना है, 10 वर्षों तक कहाँ पर गृह युद्ध चला, तो तजाकिस्तान में। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति थी। मध्य एशिया गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार है। अब जो मध्य एशिया के गणराज्य है, तजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये सारे है, ये क्या है, पेट्रोल में बहुत महारत हासिल है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा इधर विशाल भंडार है। इसी कारण से यह क्षेत्र भारी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया, कंपटीशन एक तरीके से होने लगा। अब हम पढ़ते हैं इसमें रूस और अन्य पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के रिलेशन क्या रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, 4 मार्क्स का आ सकता है या 6 मार्क्स में भी बन सकता है। भारत और रशिया के क्या संबंध है, तो पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के क्या संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है भारत के। रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है, यानी रूस के साथ तो और ज़्यादा मजबूत है हमारे संबंध। रूस और भारत दोनों का सपना क्या है, बहुध्रुवीय विश्व का। अब जैसे हमने देखा एक ध्रुवीय विश्व हो जाता है पहले सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो लेकिन भारत और रूस का क्या सपना है कि जो विश्व है वो बहुध्रुवीय रहे, यानी बहुत सारी महाशक्तियों का वर्चस्व हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दोनों ही देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल करें। वार्ता यानी बातचीत, बातचीत के द्वारा ऐसे कभी कोई भी मुद्दे हो, सुरक्षा से रिलेटेड हो, विदेश नीति से रिलेटेड हो, अंतरराष्ट्रीय झगड़े हो गए, उनको हल किससे करें, बातचीत के द्वारा, सरल तरीके से। और यूएनओ जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, भारत
रूसी हथियारों का एक बड़ा खरीदार है। भारत जो है रूस में जो भी हथियार बनते हैं हम उनसे खरीदते हैं। रूस से तेल का आयात किया जाता है। तेल भी हमारा कहाँ से आता है? रशिया से आता है। परमाणविक योजना हो गई, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष योजना हो गई, उसमें रूस से हमें मदद मिलती है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात को बढ़ाने के प्रयास हुए हैं। उज्बेकिस्तान में भारतीय कलाकारों को विशेषता पसंद किया जाता है। उज्बेकिस्तान आप जानते होंगे, इसकी राजधानी ताशकंद है। यहाँ पर भारतीय कलाकारों को बहुत बेहद पसंद किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय भीम, जय भारत।